हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री सर्वोत्तम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया ये भी कहते हैं। इन्होंने किस पे वर्क किया तो वो याद रखना आपको, वीट पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और फिर इनको 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। तो मिला था जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, उसमें उसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। फिर इनकी बुक आई थी वीट रिवोल्यूशन, ठीक है, जो उसमें सारे के सारे जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उसके बारे में बताया गया है। इंडियन नेशनल कमीशन ऑन फार्मर है, उसको इन्होंने बनाया, उसको डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। बाद में आप ये देख सकते हो कि इनको ये बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको है वर्ल्ड फूड प्राइज याद रखना, फिर आपको भारत रत्न याद रखना जो मरणोपरांत इनको मिला था। बात करते हैं डॉक्टर नॉमन बोरलॉग की, तो इनको अपन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ये इसके नाम से भी जानते हैं। ये भी एक वीट वेराइटर थे, इन्होंने बहुत सारी वीट की वैरायटी डेवलप करी, हाई यील्डिंग वैरायटी, डॉर्फ वैरायटी, ठीक है। फिर इनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? कि इन्होंने जो फूड है उसके लिए, उनके उस प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे काम किए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्गेश कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं इंडिया में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान ऑपरेशन फ्लड के अंदर रहा है, उसके क्रिएशन को एंड डेवलपमेंट करने के लिए। इनको भी 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। इस बात करते हैं SK वसाल, जो सीमेंट में मेज ब्रीडर थे, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 2000 में। किसके लिए मिला था? तो QPM यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज डेवलपमेंट के लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। फिर डॉक्टर KL चड्डा की बात करते हैं, इनको फादर ऑफ गोल्ड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इंडिया में। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था फ्रूट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। फिर डॉक्टर GS कुछ की बात करते हैं, तो ये एक राइस ब्रीडर थे, इनका भी राइस की वेराइटियों को डेवलप करने के लिए बहुत योगदान है। तो इनको जो अवार्ड मिला था वुल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर 2000 पे इनको मिला था इनके काम के लिए। फिर बात कर लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एंड दियर इम्पैक्ट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो रिवोल्यूशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं वो पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में 3 टाइप के रिवोल्यूशन होते हैं। तो उसमें पहला है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो अपना 1960 से 70 के बीच में चला। तो इसको मिड मान लेते हैं 1965, इसके बीच में जो सारी डेट आती है 1960-70 के बीच में, वो ग्रीन रिवोल्यूशन का एक एरा था। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें इंडिया के अंदर बाहर से हाई यील्डिंग वेराइटीज इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी थी वो इंडिया से इसमें इंट्रोड्यूस की गई। और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का एंड इरिगेशन के सोर्सेज का यूज किया गया। तो अचानक से इंडिया की जो यील्डिंग प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसका रहा वो कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन सर, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इन्होंने बाहर से वैरायटी लाए और यहाँ पे ग्रो किया। कल्याण सोना जिसमें आप जानते हो, वीट का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद राइस आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज हुआ, तो फिर जब एक टाइम आया कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, जो यील्डिंग प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप की, वो कांस्टेंट हो गई, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। और बहुत ज़्यादा के फर्टिलाइजर का इफेक्ट देखने को मिला, सोइल खराब होने लगी, ये सब। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने एक टर्म दिया उसके लिए, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि ऐसे एग्रीकल्चर को के मेथड्स को बढ़ावा देना जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेवलप करे, मतलब कि जो पारंपरिक नेचुरल फार्मिंग है उसकी तरफ जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसके अंदर विदाउट नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करके हम हायर प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे मेथड्स के बारे में सुझाया कि अब हमको इन पे काम करना है, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटू लेवल आ गया था कि ज़्यादा यील्डिंग तो नहीं बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का यूज़ करके सोइल में थोड़ी खराबी आने लगी, उसकी फर्टिलिटी कम होने लगी। तो उसके लिए इन्होंने एक टर्म दिया, एवरग्रीन रिवोल्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है एक वर्टिकल रिवोल्यूशन। दिस रिवोल्यूशन फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एंड टाइम, एम्प्लाइंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, हाई इनपुट एग्रीकल्चर एंड एफिशिएंट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यानी कि वर्टिकल रिवोल्यूशन एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसके अंदर हम इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसके अंदर हाई इनपुट डालते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं। अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट उसमें होता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉडर्न फार्मिंग जैसा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। तो ये है मतलब इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इनपुट हाई आउटपुट अप्रोच टू फार्मिंग। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज क्रॉप यील्डिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर ज़्यादा इनपुट देंगे और उतना ही आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, ऐसी अप्रोच वहाँ पे लगाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी
रिसोर्सेज होता है उनको अच्छे से यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर्स यहाँ पे काम करती है, फिर कैपिटल ज़्यादा उसमें पैसा लगाया जाता है, एंड टेक्नोलॉजी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको कंबाइन किया जाता है ताकि ज़्यादा आउटपुट मिले। आप यहाँ डायग्राम पीछे देख सकते हो कि जो जो आपको दिख रहा है ये पूरा के पूरा इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग, एक तरह से उसका लैंड आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सारे ये मशीनरी वगैरह सारे के सारे टेक्नोलॉजी आपस में हाई इनपुट की तरह काम कर रहे हैं। फिर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंक्लूडेड हाई यील्डिंग क्रॉप्स, मतलब ऐसी क्रॉप वैरायटी सेलेक्ट करनी जो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे सके एंड अच्छी खासी उसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो। फिर आप अगले देखते हैं एडवांस इरिगेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में जो इरिगेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं उनको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे वाटर यूज एफिशिएंसी है जिसका अच्छे से अच्छे उपयोग हो, वाटर का लॉस बहुत कम हो, ऐसी टेक्निक्स का इसमें यूज करते हैं। फिर आता है मैकेनाइजेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं अच्छी अच्छी मशीनरी जो है जो क्या करें कि लेबर का रिड्यूस कम करे, उसकी कॉस्ट कम करे, एंड एफिशिएंसी है काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़े, ऐसी मशीन्स का इसमें यूज करते हैं। फिर केमिकल इनपुट्स अप्लाइंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू एनहांस ग्रोथ एंड कंट्रोल पेस्ट, इनके लिए भी इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल वगैरह इसमें यूज करते हैं। फिर अगला देखते हैं मेजर कंसर्न ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में हुआ तो उसके क्या क्या नुकसान हुए, तो सबसे पहले नुकसान तो ये हुआ कि उस टाइम पे हमने जो पल्स प्रोडक्शन एंड मिलेट प्रोडक्शन है उसका बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, भूल गए थे एक तरह से कि ये भी कुछ होता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का यूज करने से क्या हुआ कि जो हमारी लैंड थी उसकी धरती थी हमारी, उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो गई। ठीक है, तो क्योंकि सारे के सारे वो कैसी हो गई, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड पर डिपेंड हो गई। डीएपी चाहिए चाहिए, यूरिया चाहिए चाहिए, ठीक है, केमिकल्स उसमें डालने ही डालने हैं, तो ये ऐसे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। एंड बहुत ज़्यादा वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स का यूज हुआ तो उससे क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो टेबल है हमारी उसमें कमी आई, यानी कि डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो ये मेजर कंसर्न्स हैं। ठीक है, फिर बाद में इनको दूर करने के लिए एम एस स्वामीनाथन सर ने एक टर्म दिया, ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसमें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वो इसी के लेके है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन एंड मिलेट प्रोडक्शन में फोकस किया जा रहा है, एंड इसका में मिनिमम यूज हो किसका, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का, उसके लिए हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ या सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, एंड डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का मिनिमम यूज हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्प्रिंकल या इरिगेशन सिस्टम है जिसमें वाटर लॉस बहुत कम हो, मतलब वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो लेकिन बेकार कम जाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ रिवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाइट रिवोल्यूशन, आपको इसको याद रखना है। वाइट रिवोल्यूशन मतलब सफ़ेद, तो वो मिल्क सफ़ेद होता है, वाइट होता है, तो वाइट मिल्क से रिलेटेड है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या मिल्क प्रोडक्शन कौन है, तो वाइट रिवोल्यूशन का फादर कौन है, तो वो हुआ कुरियन सर। ठीक है, कुरियन सर इसके फादर है। फिर जो ब्लू रिवोल्यूशन है आपका, ब्लू से मतलब पानी, यानी कि पानी में क्या होता है, एक्वाकल्चरिंग यानी कि फिश प्रोडक्शन, उसके लिए ब्लू रिवोल्यूशन। ब्राउन आपका फूड प्रोसेसिंग या लेदर प्रोसेसिंग। फिर आपका ग्रे से आपका फर्टिलाइजर हो गया। फिर येलो से आपका ऑयल सीड या मस्टर्ड प्रोडक्शन हो गया। फिर रेड से आपका टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। तो पिंक रिवोल्यूशन आपका प्रॉन या ऑनियन प्रोडक्शन होता है। फिर गोल्डन की बात करें तो उसमें फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन की बात आती है। फिर राउंड की बात करें तो उसमें पोटैटो आ जाएगा। एंड सिल्वर की बात करें तो उसमें आपका एग एंड पोल्ट्री आ जाएगा। ब्लैक रेवोल्यूशन आपका बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा प्रोडक्शन से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर ऑरेंज रेवोल्यूशन आपका सिट्रस फ्रूट से है। एंड गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपका जूट से है, एंड सिल्वर फाइबर आपका कॉटन से होगा। फिर रेन वो है वो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए होता है। एंड एलमोड आपका स्पाइसेस प्रोडक्शन के लिए है। एंड प्रोटीन रेवोल्यूशन आपका पल्स से है। सेवरन प्रोडक्शन आपका सोलर एनर्जी से है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड स्वीट रेवोल्यूशन आपका बी कीपिंग से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर परवनी क्रांति, परवनी जो वैरायटी है वो किसके लिए, ओकरा के लिए, तो ओकरा के लिए परवनी क्रांति या परवनी रिवोल्यूशन आपका। आईसीआर अवार्ड्स की, उसमें आपको याद रखना कि ये अवार्ड से का नाम क्या है और किस फील्ड से रिलेटेड ये आपको मिलता है। तो हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड ये आपका पब्लिश्ड रिसर्च इन क्रॉप साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस के लिए इसको दिया जाता है। वसंत राव नाइक अवार्ड ये वाटर कंजर्वेशन एंड ड्राई फार्मिंग के लिए आपको दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड ये बेस्ट पीएचडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, उसके लिए दिया जाता है। रफीक अहमद किडवाई मेमोरी अवार्ड ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड साइंस के लिए दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड दो आपके पास अवार्ड हो गया, पहला हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड एंड दूसरा आपका रफीक अहमद अवार्ड। फिर फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड ये एग्रीकल्चर रिसर्च इन ट्राइबल एरिया के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका आईसीआर यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ये आपका थर्ड अवार्ड इसी सेक्टर का।
फिर आईसीआर टीम अवार्ड फॉर डिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एलाइड फील्ड, एंड आउटस्टैंडिंग वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अवार्ड, ये टू एनकरेज आईसीआर वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, ये 8 तरह के अवार्ड्स हो गए ये जो आईसीआर देती है। फिर यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट वो है आईसीआर पब्लिकेशंस की, जो वहाँ पे जर्नल का जो नाम है वो क्या है, जर्नल टाइप नाम वो देखते हैं। तो साइंटिफिक जर्नल है तो उसमें आपका इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस वो रिलीज करता है। फिर आपका साइंटिफिक जर्नल अगला है, उनको द इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस वो रिलीज करता है। तो ये एग्रीकल्चर साइंस और एनिमल साइंस दोनों के हो गए। फिर सेमी टेक्निकल जर्नल यानी कि बाई मंथली, यानी कि 2 मंथ में एक बार आता है, फिर वो है इंडियन फार्मिंग। सेमी टेक्निकल जर्नल दूसरा बाई मंथली, ये इंडियन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो फिर एक किताब आती है खेती के नाम से, मंथली आती है, वो सेमी टेक्निकल जर्नल है। ठीक है, ये भी आईसीआर रिलीज करती है। फिर आईसीआर न्यूज़ के नाम से भी एक आता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ लेटर उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे जनरल टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपका जो खेती एंड जो आईसीआर न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है और उससे रिलेटेड क्रॉप्स है, उसकी याद रख लेते हैं। तो ये टर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अभी राजस्थान में एओ एंड डबल एओ का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से था। स्टिपिंग किस में होती है, तो वो टमाटो एंड टी में होती है। स्टिपिंग आपकी जूट में देखने को मिलेगी, एंड निपिंग आपको कॉटन में। रैपिंग आपको शुगर केन में, एंड क्रॉपिंग आपको बनाना में। एंड ट्रेसिंग आपको शुगर केन में भी देखने को मिलेगी अगेन। एंड टोबैको में आपको डी सकिंग एंड डी टेस्लिंग आपको मेज में देखने को मिलेगी। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत हो जाना, थोड़ा याद रखना। पैगिंग आपको ग्राउंडनट में, एंड रेटिंग आपको जूट में। जिनिंग आपको कॉटन में, एंड टोपिंग आपको कॉटन में, एंड स्टेगिंग आपको टोमेटो में। ठीक है, फिर एरोइंग आपको शुगर केन। एरोइंग का मतलब यहाँ पर शुगर केन का ये इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, तो शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या बोलते हैं, एरोइंग। फिर शुगर केन में रटोनिंग। फिर टिपिंग आपको टी में, एंड पैरा बॉइलिंग आपको राइस में, रबिंग आपको टोमेटो में, अर्थिंग अप पोटैटो एंड शुगर केन, एक्सटेंडिंग सनफ्लावर, लोपिंग आपका ल्यूशन। भैया बात कर लेते हैं इंडिया रैंक इन प्रोडक्शन फर्स्ट। तो मिल्क प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, मैंगो प्रोडक्शन, बनाना प्रोडक्शन, ग्राउंडनट प्रोडक्शन, स्पाइस प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड रिसेंटली अभी राइस प्रोडक्शन में भी हम फर्स्ट आ गए हैं चाइना को ओवरटेक करके। तो यहाँ देख सकते हैं इंडिया ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जो अपना जो प्रोडक्शन है इंडिया का 150 मिलियन टन। ठीक है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल में हमने इसको ओवरटेक किया है चाइना को। चाइना का जो प्रोडक्शन है वो कितना, 145.28 मिलियन टन, और हमारा कितना 150.18 मिलियन टन। इंडिया जो सेकंड प्रोडक्शन है उसमें आपका वीट, कॉटन, टी, फ्रूट एंड जूट आता है, राइस नहीं आता। राइस में हम फर्स्ट आ गए अब। ठीक है, और थर्ड पोजीशन हम किस में है, पल्स प्रोडक्शन में टोबैको, ओनियन, वेजिटेबल, बार्ले एंड मेज। एग्रीकल्चर कमोडिटी है जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर, वो उसमें सबसे ऊपर कौन आता है, राइस आता है। फिर स्पाइसेस आती है, कॉटन, टी, मैंगो, शुगर, ग्राउंडनट, ये सब आती है। एग्रीकल्चर कमोडिटी जिसको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसमें कौन कौन से आते हैं, एडिबल ऑयल आती है। ठीक है, तो एडिबल ऑयल में मेनली कौन सा हो गया, पाम ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। फिर आपका फर्टिलाइजर हम यूरिया डीएपी बाहर से मंगवाते हैं। फिर एग्रीकल्चर मशीनरीज हम बाहर से लेते हैं मैक्सिमम। फिर वीट हो गया, टी हो गया, इनका भी हम इम्पोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखनी है वो एक तो ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो 2010 में हुआ था। मिलेट्स वाला 2023 में हुआ था, ये याद रखना। फिर आपका 24 में कैमेलिड्स के बारे में हुआ था, 25 में आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के बारे में हुआ था, एंड 26 में जो आपका चल रहा है वो रिंगलेट्स एंड पेस्टोलिट्स के बारे में चल रहा है, या फिर वॉलेंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड बोले तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मिंग, वुमेन फार्मर। इसमें भी इसको भी ऐड कर लेना, वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो यूएन ने डिक्लेयर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है या डेज बोल सकते हो आप, जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसमें उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले है 1 जनवरी, जो डब्ल्यूटीओ फाउंडेशन डे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करते हैं, बाकी सबकी छोड़ देते हैं। 2 फरवरी आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे। फिर आपका 28 फरवरी नेशनल साइंस डे होता है। फिर मार्च में आ जाते हैं, तो उसमें 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। 8 मार्च आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। एंड 11 मार्च को आपका वाटर रिसोर्सेज डे होता है। फिर 21 मार्च को आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है। फिर 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे होता है। एंड 23 मार्च को आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। एंड 25 मार्च को आपका अर्थ हावर डे होता है।
अप्रैल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 4 अप्रैल को इंटरनेशनल कैरट डे होता है, फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, एंड 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे होता है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है, 26 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल सीड डे होता है। मई की बात करें, 4 मई ग्रीनरी डे होता है, 20 मई आपका वर्ल्ड हनी डे होता है, एंड 22 मई आपका इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखना है। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 5 जून को आपको वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है, 8 जून को आपका वर्ल्ड ओशियन डे होता है, 1 जुलाई को आपका इंटरनेशनल फ्रूट डे होता है, 10 जुलाई को आपका नेशनल फिश फार्मर डे होता है, एंड 16 जुलाई को आप सब जानते हैं आईसीआर फाउंडेशन डे होता है, एंड 12 जुलाई को आपका नबार्ड फाउंडेशन डे होता है, एंड 28 जुलाई को आपको वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होता है। अगस्त में जो 3rd सैटरडे होता है उसको वर्ल्ड हनी डे होता है। 2 सितंबर को आपका वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, एंड 16 सितंबर आपको याद रखना वर्ल्ड ओजोन डे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर को आपको वर्ल्ड बेम्बो डे होता है, एंड 21 सितंबर को आपको बायोस्फीयर डे होता है। 1 अक्टूबर को आपको वर्ल्ड कॉफी डे होता है। फिर अक्टूबर में जो आपका 2nd थर्सडे होता है उसको वर्ल्ड चिकन डे होता है, एंड जो 2nd फ्राइडे होता है उसको वर्ल्ड एग डे होता है, एंड 15 अक्टूबर को आपको नेशनल वुमेन फार्मर डे या इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है, एंड जो 2026 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको थोड़ा याद रखना है। तो 11 नवंबर को आपका नेशनल एजुकेशन डे होता है, एंड 21 नवंबर को आपका वर्ल्ड फिशरीज डे होता है, एंड 26 नवंबर को आपका नेशनल मिल्क डे होता है, ये आपको याद रखना है। दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 3 दिसंबर आपका नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे होता है, किसके याद में होता है? बाबू राजेंद्र प्रसाद बर्थडे एनिवर्सरी है, उसके याद में होता है। 4 दिसंबर को आपका एग्रीकल्चर वुमेन डे होता है, 5 दिसंबर आपका वर्ल्ड सॉइल डे होता है, एंड 14 दिसंबर आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है, 15 दिसंबर आपका इंटरनेशनल टी डे होता है, एंड 23 दिसंबर आपका नेशनल फार्मर डे होता है। 23 से 29 दिसंबर आपको क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? तो उसको जय किसान जय विज्ञान वीक के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। प्लांट टाइप है और उसकी ग्रोथ ग्रोथ हैबिट है, उसमें आप देख लेते हैं। तो एसिडोफाइल्स जो प्लांट है वो एसिडिक कंडीशन के अंदर ग्रो करना पसंद करते हैं, उसको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। जो प्लांट दो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं यानी कि लैंड एंड वाटर में, उसको एम्पीफाइट्स बोलते हैं, एंड जो जो प्लांट एल्कलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं उसको बेसोफाइट बोलते हैं, एंड जो नॉन वेस्कुलर थैलस प्लांट होते हैं उसको ब्रायोफाइट बोलते हैं, एंड कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं उसको कैल्सीफ्यूगस बोलते हैं। जो प्लांट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम को रिक्वायर करते हैं उसको कैल्सीफाइट्स बोलते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है उसको केमियोफाइट्स बोलते हैं। ऐसा प्लांट जो किसी रॉक में पेनेट्रेट कर जाए उसकी रूट, उसको क्या बोलते हैं? चेस्मोफाइट। एंड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, उसको क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट। एंड प्लांट ग्रो ऑन अनदर प्लांट फॉर फिजिकल सपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स। एंड जिप्सम लविंग प्लांट उसको जिप्सोफाइट। एंड प्लांट रेफर सैलाइन कंडीशंस उसको हेलोफाइट। एंड लाइट लविंग प्लांट उसको हेलियोफाइट। एंड प्लांट सुटेबल फॉर ग्रासलैंड कंडीशन उसको हेमियोक्रिप्टोफाइट्स। एंड वाटर लविंग प्लांट आपको हाइड्रोफाइट्स। जो रॉक सरफेस पे ग्रो करते हैं वो प्लांट आपको लिथोफाइट्स। प्लांट टॉलरेंट टू हाई एसिडिक सॉइल कंडीशन उसको ऑक्सिलोफाइट। एंड प्लांट एबल टू ग्रो ऑन रॉक उसको पेट्रोफाइट्स। प्लांट ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट आपका फेनरोफाइट्स। एंड प्लांट शोइंग द presence of subsurface water phytophytes। प्लांट शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सबसरफेस वाटर उसको आपको बोलते हैं फ्रीटोफाइट्स। एंड प्लांट प्रेफर सैंडी सॉइल उसको आप बोलते हैं सेमोफाइट्स। एंड सीडलेस वेस्कुलर प्लांट आपका टेरिडोफाइट। प्लांट प्रेफरिंग सैडी कंडीशंस आपका सोशियोफाइट। प्लांट ग्रोविंग इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस आपको थेरोफाइट्स। एंड प्लांट ग्रोइंग इन द डेजर्ट कंडीशन आपका जीरोफाइट। तो यहाँ पे कुछ ये म्यूटेंट वैरायटी है कुछ क्रॉप की, उसको आपको याद रखना। सबसे पहले वीट, उसमें सरबती सोनारा जो म्यूटेंट वैरायटी है। राइस में आपका जगन्नाथ एंड प्रभावती आपकी वो है म्यूटेंट वैरायटी। फिर पी में आपका हंस। कॉटन में आपका MCU7 MCU10। चिकपी में आपका BGM48 BGM413। एंड टैबेको में आपका जयश्री एंड भाव्या। एंड टर्मेरिक में आपका BSR फर्स्ट। एंड कॉफी में आपका केंट। एंड मैंगो में आपका रोसिका। एंड उर्द में आपका CO फर्स्ट एंड सरला। अरहर में आपका ट्रॉम्बे एंड विशाखा 1। एंड मूंग में आपका पंतमुंग 2 धूली।
MUM2। जूट की बात कर लेते हैं तो आपका JRO412, JRO514। शुगर कैन में आपका CO8152, 8153 दो वेराइटी है। मस्टर्ड में आपका क्रांति, CS में आपका कलिका, कैस्टर में आपका अरुणा। टोमेटो की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको याद रखना। पूसा रूबी, अर्का रक्षक, ठीक है। ब्रिंजल में आपका अर्का निधि, पूसा पर्पल लॉन्ग। ग्रामनट की बात करें, TAG24, TG37A, फिर सनफ्लावर MSF H8, KBSH1। बार्ले RD2052, VLB118। sorghum CH16, CSB15। मिलेट का आपका HHB67, RHB121। चिली, ये इंपॉर्टेंट है, पूसा ज्वाला एंड अर्का लोहित, ये दो म्यूटेंट वेराइटी है। ओकरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूसा स्वामिनी, अर्का अनामिका। एंड ओनियन आपका भीमा सुपर, अर्का निकेतन, ये भी आपका म्यूटेंट वेराइटी है। एंड गार्लिक में आपका यमुना सफेद, G282, ये आपका म्यूटेंट वेराइटीज है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मैच द कॉलम में आते हैं, तो आपको याद रखना। जैसे गोसिपिल, ये किससे रिलेटेड है? कॉटन, आप सबको पता ही है, फिर भी आपको याद रखना। न्यूरोटॉक्सिन BOA, ये आपका लिथायरस से रिलेटेड है। यूरिसिक एसिड आपका रेप्सिड मस्टर्ड। गोइट्रोजन आपका सोयाबीन। एंड प्लांट एस्ट्रोजन या स्पोनिन आपका अल्फा एंड ल्यूसन। अल्फा टॉक्सिन आपका ग्राउंडनट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूमेरिन्स आपका स्वीट क्लोवर। एशियन ग्लूकोसाइड आपका सोरगम। स्टेरॉइडल एल्कलॉइड आपका पोटैटो। एल्कलॉइड आपका याम। रेजिन आपका मैंगो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एंटी विटामिन ई फैक्टर आपका फील्ड पी। एंड पॉलीफिनोलिक आपका सेफ्लावर। एंड ट्रिप्सिन इनहिबिटर आपका पिजन पी, फ्रेंच बीन एंड सोयाबीन। हिमागुटिन आपका फ्रेंच बीन। एंड लिथायरोजन या न्यूरोटॉक्सिन आपका लिथायरस सटाइवा या खेसारी, ठीक है, उसको BOA भी बोलते हैं। तो ग्लूकोसाइड आपका व्हाइट क्लोवर। इक्योसोनिक एसिड आपका रेप्सिडेन मस्टर्ड। पॉलीफिनोल सनफ्लावर। कुकुरबिटेसिन्स आपका कुकुरबिट्स है। CN ग्लूकोसाइड्स आपका कसावा से। ऑक्जेलिक एसिड आपका पल्मेरी नेपियर ग्रास से मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है, उसको आपको याद रखना है। फिर न्यूट्रिशन एंड दियर रिसोर्सेज, जैसे नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है? तो ऑर्गेनिक मैटर से आपको मिलता है। फिर फॉस्फोरस आपको कहाँ से मिलता है? एपेटाइट एंड एल्यूमिनियम एंड Fe फॉस्फेट से आपको मिलता है। फिर पोटास आपको मिकास एंड फेल्डस्पार एंड बायोटाइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कैल्शियम आपको डोलोमाइट एंड कैल्साइट, याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस में आपको काम आने वाला है। फिर आपका मैग्नीशियम डोलोमाइट एंड मस्कोबाइट। तो डोलोमाइट से दो तरह की चीज मिल रही है आपको, कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है। सल्फर आपका जिप्सम पायरेट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर से और क्या मिल रहा था? आपका नाइट्रोजन मिल रहा था। आयरन की बात कर लेते हैं Fe की, तो वो पायराइट से मिल रहा है, मैग्नेटाइट से मिल रहा है। तो पायराइट से और क्या मिल रहा था? तो सल्फर मिल रहा था, ये याद रखना। फिर मोलिब्डेनम आपका ओलिविन। फिर बोरोन से आपका टूरोमाइलिन से। फिर मैग्नीशियम आपका मैग्नेटाइट से। जिंक आपका फेलेराइट से। एंड क्लोरीन आपका एपेटाइट से मिलता है। कौन सी क्रॉप तो किंग है और कौन सी क्वीन है? राजा और रानी देख लेते हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ सीरियल आपका वीट है एंड क्वीन ऑफ सीरियल आपका मेज है। किंग ऑफ पल्स आपका चिकपी है, क्वीन ऑफ पल्स आपका पी है। किंग ऑफ ऑयल सीड आपका ग्राउंडनट है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड आपका सिसमम। किंग ऑफ आपका फूडर क्रॉप बरसी में, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप आपका ल्यूसर्न है। किंग ऑफ फ्रूट आपका मैंगो है, क्वीन ऑफ फ्रूट आपका मैंगो स्टीन है। किंग ऑफ वेजिटल आपका पोटैटो है, क्वीन ऑफ वेजिटल आपका ओकरा, ठीक है। किंग ऑफ स्पाइस आपका ब्लैक पेपर है, क्वीन ऑफ स्पाइस आपका कार्डेमन है। किंग ऑफ फ्लावर आपका रोज है एंड क्वीन ऑफ फ्लावर आपका ग्लेडियोलस है। एंड किंग ऑफ नट आपका वॉलनट है एंड क्वीन ऑफ नट आपका पीकानट है। एंड किंग ऑफ कोर्सल सीरियल्स आपका सोरगम है। किंग ऑफ टेम्परेचर फ्रूट आपका एप्पल है। किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट आपका बेर है। किंग ऑफ वीड आपका कांग्रेस ग्रास है। क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप आपका टी है। फिर यहाँ पे क्रॉप के जैसे आदमियों के निकनेम होते हैं, वैसे क्रॉप के कुछ निकनेम है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पुअर मैन का मीट आपको सोयाबीन को बोलते हैं, पुअर मैन का फूड आपको पल मिलेट का बोलते हैं। पुअर मैन का एप्पल आपका गुआवा। पुअर मैन ऑरेंज इंडिया आपका टोमेटो। आडम फिग आपका बनाना। एंड ट्री ऑफ हेवन आपका कोकोनट। एंड वेजिटेबल मीट आपका काउपी। एंड एप्पल ऑफ पैराडाइज आपका बनाना। एंड वंडर क्रॉप आपका सोयाबीन। गोल्डन फाइबर आपका जूट। कोर्स ऑफ कोर्सल मिलेट आपका कोडा मिलेट। ड्रोसोफिला क्रॉप प्लांट आपका मेज है। बैकबोन ऑफ अमेरिका मेज। बायो ड्रेनेज प्लांट आपका यूक्लिप्टिस। पुअर मैन सब्सिट्यूट घी आपका क्या है? सीसमम। पुअर मैन फ्रेंड आपका पोटैटो। येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका सोयाबीन। पुअर मैन फ्रूट जैक फ्रूट वेयर। ग्लोरी ऑफ ईस्ट क्राइसेंथेमम।
चाइनाज मिराकल फ्रूट कीवी फ्रूट, ऑटम क्वीन क्राइसेंथेमम, बायो एनर्जी प्लांट जेट्रोपा, फूड ऑफ गॉड कोका, व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका कॉटन, बटर फ्रूट एवोकाडो, ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट आपका बनाना, वंडर ट्री आपका नीम, थॉर्नी होल सीड क्रॉप आपका सेफ्लॉवर, ब्राउन गोल्ड आपका डीप प्यूपी ऑफ सिल्कवर्म एंड कैमल क्रॉप आपका सोरगम है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फादर्स दे रखे हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी आपका थियोफेड्रस एंड फादर ऑफ एग्नोमी आपका पेट्रोडिकेसी एंड फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कोपेन एंड फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी आपका डीएन वालिया एंड फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया एल ए रामदास। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको सबको पता है मेंडल जी एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आपका टीएच मॉर्गन। तो फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग आप देखोगे तो फ्यूको का एंड आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फादर कौन है अल्बर्ट होवर्ड एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी आपका मिचेली। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एओ के एग्जाम में पीए मिचेली। इसके बाद देखते फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी आपका कौन है ईजे बटलर। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, फादर ऑफ माइकोलॉजी आपका पीए मिचेली एंड ईजे बटलर आपका इंडियन माइकोलॉजी का फादर है। फादर ऑफ रस्ट आपका केसी मेहता है। ठीक है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपका जस्टिन वॉन लीबन है एंड फादर ऑफ नेमेटोलॉजी आपका एनेकोब है। फादर ऑफ बायोलॉजी आपका एरिस्टोटल है एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपका लीवन होक है। फादर ऑफ स्टैटिक्स आपका आर ए फिशर है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज आपका जेथरो टूल है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपका स्टेफन हेल्स है एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपका लुइस पाश्चर है। फादर ऑफ साइटोलॉजी आपका रॉबर्ट हुक है। एटीपी साइकिल के लिए फादर है वो आपका अल्बर्ट लिपमैन है एंड मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी आपका रॉबर्ट कोच। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आपका एम एस रंधावा एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी आपका एम एस स्वामीनाथन एंड फादर ऑफ टिश्यू कल्चर आपका हेबरलैंड है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया केन सिंह करके है एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एडम स्मिथ है। फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन आपका निकोल्स एपर्ट है एंड डीएन फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो फादर है वो एलेक्जेब्री है एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए आपका कार्ल्स कोरेंस है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के आपका पॉल बर्ग है एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपका नॉर्मन बोरलॉग है वर्ल्ड में एंड इंडिया में आपका एम एस स्वामीनाथन। क्रॉप रोटेशन आपका नोईफोर्क एंड फादर ऑफ गोल्डन राइस आपका इनोगो पोट्रिकुस। फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन आपका सीटी पटेल एंड इंडियन प्लांट ब्रीडिंग का जो फादर है वो कौन बीपी पाल। तो यहाँ देखें जैसे क्लास का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू बॉटनी वो कैसे है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल्स में आपका राइस आता है, व्हीट आता है, मेज आता है, पल्म मिलेट यानी कि बाजरा एंड सोरगम यानी कि ज्वार, बार्ले, ट्रिटिकल्स, बकवीट यानी ओट एंड राई। इन सबको याद रखना, इनका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए स्पेशल मिलेट्स का। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स में कौन कौन सा आता है चीना मिलेट या पोर्सो मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट, फिर कोडो मिलेट, फिर लिटिल मिलेट, फिर फिंगर मिलेट। पल्स की बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले चिकपी, उसको बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, फील्ड पी या ग्रेन पी, अरहर, पिजन पी, रेड ग्राम। ठीक है, सोयाबीन एंड ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फ्रेंच बीन यानी कि जो राजमा है, फिर इंडियन काउपी यानी कि लोबिया एंड लेंटिल लथारिस यानी कि ग्रस्पी एंड मोथ बीन, हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थी। ये सब आपको याद रखना है, इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद होने चाहिए सारों के सारे के। फिर इसके बाद बात करें एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। एडिबल, ठीक है, ओनली एडिबल तो ग्राउंड नट उसमें आ जाती है। फिर सनफ्लावर, सेफ फ्लावर, रेपसीड एंड मस्टर्ड, तिल यानी कि सेसम, नाइगर एंड लिनसीड यानी कि फ्लेक्स। फिर नॉन एडिबल, ठीक है, तो कॉटन सीड, केस्टर, जेट्रोपा, नीम, रबर, महुआ। ठीक है, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स है। फिर फाइबर क्रॉप्स में आपका कॉटन, जूट, सनहेम्प, फ्लेक्स हेम्प, किनेफ। ठीक है, फिर फॉरेज क्रॉप में आपका बर्सिन, ल्यूसर, ओट, नेपियर ग्रास, क्लस्टर बीन। शुगर क्रॉप में आपका शुगर केन एंड शुगर बीट दो तरह के आते हैं एंड ट्यूबर क्रॉप में आपका पोटैटो, टोपिको एंड स्वीट पोटैटो, याम, याम बीन। फिर स्टूमुलेट क्रॉप में आपका टोबैको, ओपियम, कॉफी एंड कोका यानी कि जो ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो स्टूमुलेट करते हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट में ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपका सफेद मूसली, अश्वगंधा एंड सर्पगंधा, इसबगोल, बच, ब्राह्मिनी, नक्सभूमिका। फिर एरोमेटिक की बात करते हैं तो लेमन ग्रास, मेंथा यानी कि जो मिंट होता है, फिर खुश, फिर चिट्रोनेला एंड तुलसी। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो आईसीआर के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। उसमें आपके बासमती 370 आपका एरोमेटिक राइस वैरायटी है एंड आपका सुपर क्वालिटी राइस वैरायटी उसमें NP 300, GEB 24 एंड BCP 1। पूसा RH10 है वो का फर्स्ट सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती राइस है।
फिर आपका मधुकर है, फ्लड टॉलरेंट राइस वैरायटी है। जलमग्न एंड जयसूर्य आपका डीप वाटर इकोलॉजिकल वाटर वैरायटी है। जया आपका हाई यील्डिंग वैरायटी है। विक्रम में आपका टुंग्रो वाइस रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है। पूसा बासमती फर्स्ट आपका वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी एरोमेटिक राइस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको याद रखना। IR8 फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है। फिर ल्यूनिसरी आपका वर्ल्ड फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी फॉर सेलाइन एंड एल्कलाइन कंडीशंस के। वीट की बात कर लेते हैं तो लर्मा रोजा एंड सोनारा 64 फिर ये डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर। फिर कल्याण सोना एंड सोनालिका उस इनको सिलेक्शन करके बनाया गया था इन्हीं से ही। और यही वेरायटी आपके जिम्मेदार है किसके लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए है। फिर पिजन पी में आपका ICPH8 ये फर्स्ट हाइब्रिड है वर्ल्ड का पिजन पी का, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। फिर वेरायटी मस्टर्ड में पूसा जय किसान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना फर्स्ट सोमोक्लोन सिलेक्शन से बनी हुई वेरायटी है। तो कल्याणी पूसा बोर्ड एंड वरुणा, वरुणा कई बार पूछी जा सकती है किसकी वेरायटी है, तो मस्टर्ड की वेरायटी है। सबसे पहले आपको क्या रखना, पूसा जय किसान यानी कि सोमाक्लोन वेरिएशन यानी सोमाक्लोन सिलेक्शन से बनी है। फिर शुगर केन आपका COC671 वंडर केन रिकवरी 10%। गंडक एंड राजभोग ये भी आपका शुगर केन की वैरायटी है। आपको मैंगो को देखते हैं, इससे एक एंड एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा पक्का। ठीक है, तो अर्का अरुणा जो आपका है बंगापाली एंड अल्पांसो का क्रॉस है। ठीक है। मल्लिका आपका नीलम एंड दशेरी इन दोनों का क्रॉस से आपका क्या बना मल्लिका। यानी कि आपको क्या याद रखना, NDM यानी कि नीलम एंड दशेरी से आपका मल्लिका बना। आम्रपाली यानी कि दशेरी एंड नीलम इनसे आम्रपाली बना, यानी कि DNA बना, यानी कि दशेरी एंड नीलम से आम्रपाली बना। अब नीलम को इधर ले आए, दशेरी को उधर ले गए। ठीक है, तो क्या बना मल्लिका। नीलम दशेरी मल्लिका यानी कि दशेरी नीलम आम्रपाली। फिर रत्ना, तो नीलम का क्रॉस अल्पांसो से कराया तो रत्ना बनी। ठीक है। फिर रत्ना का क्रॉस अल्पांसो से कराया तो क्या बना सिंधु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे अभी मल्लिका वाला क्वेश्चन है, ये AA के एग्जाम में राजस्थान में आया। फिर ग्रेप आपकी थॉमसन आपका सीडलेस वैरायटी है। फिर अर्कावती, अर्का नीलामणि एंड दिलकुश। फिर आपको पपाया पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टिक। फिर रोज की बात करें तो मिरालिनी, डॉक्टर BP पाल, जवाहर ये थॉर्नलेस वैरायटी यानी कांटे नहीं होते इसमें। ये प्रियदर्शनी, डॉक्टर MS रंधवा, चित्रा। फिर क्राइसेंथेमम की बात करें तो इंदिरा, राखी, शांति, वसंती, रेड गोल्ड। फिर आपका गुआवा का सरदार यानी कि लखनऊ 49 एंड सफ़ेद ये गुआवा की वैरायटी है। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज इन ऑयल सीड क्रॉप्स, सेलेक्टेड ऑयल सीड क्रॉप, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। जैसे ग्राउंडनट की बात करते हैं तो इसमें 44 से 50% तक वाटर ऑयल होता है। ठीक है। सेफ फ्लावर की बात करें तो 24 से 36% इसमें ऑयल होता है। सीसमम की बात करें तो 46 से आपका 52% इसमें ऑयल होता है। एंड कैस्टर की बात करें तो इसमें 35 से 58% आपको ऑयल देखने को मिलेगा। एंड नाइगर इसमें 37 से 43% ऑयल। एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड आपको ये इंपॉर्टेंट है, 30 से 33% ऑयल इसमें देखने को मिलेगा। एंड सोयाबीन आपका 20 से 22% ऑयल। एंड कोकोनट आपका 55 से 60% ऑयल। एंड सनफ्लावर आपका 40 से 45% ऑयल। एंड कॉटन आपका 10 से 15% ऑयल। एंड पाम ऑयल आपका 15 से 20% ऑयल। ठीक है, तो आपको जो याद रखना वो ग्राउंडनट 44 से 50%, सीसेमम, ठीक है, नाइगर, रेपसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, इससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर लें, यानी कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया के एरिया के अंदर कैसे वहाँ पे जो क्रॉप है उसको ग्रो कर रहा है, उसका क्या सीक्वेंस है, अरेंजमेंट क्या, उसका स्टडी क्रॉपिंग पैटर्न है। यानी कि एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की क्रॉप होगी, सिल्वीकल्चर यानी कि पेड़ पौधे होंगे। यानी कि कोई खेत है, मान लो ये, इसमें एक रो यहाँ पे कोई ट्री लगा हुआ है तो बीच में 5-6 रो यहाँ पे आपका फील्ड क्रॉप की देखने को मिलेगी। फिर वापस से आपको यहाँ पे ट्री, फिर आपको फील्ड क्रॉप, फिर ट्री। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर। तो सिल्वी पास्टल मतलब कि फॉरेस्ट एरिया रहेगा, उसके अंदर आपको ग्रास वगैरह देखने को मिलेगा उसको।
ये बोलते हैं। फिर एग्री सिल्वी पोस्टल यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप, सिल्वी यानी कि फॉरेस्ट क्रॉप, फिर आपका यहाँ पे ग्रासेस। फिर एग्री हॉर्टी सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि फ्रूट वगैरह। फिर हॉर्टी सिल्वीकल्चर क्रॉप यानी कि फ्रूट रहेगा, फिर फॉरेस्ट ट्री रहेगा। फिर एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एग्रीकल्चर क्रॉप, फिर हॉर्टी यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फिर सिल्वी यानी कि फॉरेस्ट क्रॉप। फिर आपका एक्वा सिल्वी यानी कि एक्वा यानी कि पानी वाली यानी कि फिश वगैरह, एक्वाकल्चर प्लस फॉरेस्ट। ओके। फिर एग्री सिल्वी एक्वा यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप प्लस फिशरीज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एओ की एग्जाम में आया था, तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एल्टीमीटर आपका हाइट के लिए होता है, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, क्रियोग्राफ आपका प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, आपका स्टेक रिकॉर्डर या कैम्बल स्टोक रिकॉर्डर आपका ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, फेथोमीटर आपका डेप्थ ऑफ सी, हाइग्रोमीटर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लेक्टोमीटर आपका मिल्क प्योरिटी, लाइसीमीटर जो है आपका वो एवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। फिर आपका पिक्नोमीटर होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की, एंड पायरेलियोमीटर आपका अमाउंट ऑफ डायरेक्शन सोलर रेडिएशन, पायरेनोमीटर आपका टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये दोनों कंफ्यूजिंग करते हैं, तीनों आपको याद रखना है। जैसे पिक्नोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, एंड पायरेलियोमीटर आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, कितना अमाउंट आपका सोलर रेडिएशन के डायरेक्शन में आता है। फिर आपका पायरेनोमीटर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एंड विंड वेन आपका विंड डायरेक्शन के लिए, एंड पीजोमीटर आपका डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के लिए होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। जो भी जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम होती है उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको अलग से नोट नहीं करना। आपकी जो बुक है एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर ही आपको कहीं भी स्टिकी नोट्स बना के लिख लेना है, या फिर ऐसे ही पॉइंट आउट कर लेना जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा लगे उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।